नमस्कार साथियों, मैं संग्राम पवार एजुकेन में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि मेंस आने वाला है और मेंस में ख़ास तौर पर जो निबंध का टॉपिक है उस पर हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ मुद्दे, कुछ टॉपिक्स जो कि छत्तीसगढ़ के संबंध में हों, और अन्य टॉपिक भी अगर आपको लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, अपन उस पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि सबसे मेन जो छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में है, छत्तीसगढ़ विकास मॉडल पर आधारित बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य टॉपिक्स भी हम देखेंगे। तो एक मोटा मोटी एक खाका, एक फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश रहेगी जिससे कि मेजर टॉपिक्स जो भी कहीं से उठकर आ रहे हैं तो उसके बारे में हमें एक फैक्ट्स, तथ्यों की जानकारी हो जिसको हम लिख सकें। तो ऐसा कुछ मेरा प्रयास रहेगा। और इसी में हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ विकास मॉडल पर अगर देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हुई हैं। और इसमें अगर देखें तो रूरल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहा है। और इसमें एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका ट्राइबल डेवलपमेंट हो या कॉटेज इंडस्ट्री हो, हर क्षेत्र में जो है सरकार ने काफ़ी चीज़ें की हैं। तो इसमें हम क्या योजनाएं हैं, क्या स्कीम्स हैं और क्या प्रोविजंस हैं उनके, वो सब देखने के प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या औद्योगिक विकास जो है हमारा कोर सेक्टर में काफ़ी आगे है हमारा प्रदेश। और साथ में जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में एक चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से ज़्यादा जो हमारे लोकल फेस्टिवल्स हैं उनको ज़ोर दिया जा रहा है और इसका किस तरीके से करंट हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे जो परंपरा हैं, उसको किस तरीके से आगे तक ले जाने में सहायता देंगे। इसके अलावा हम देखेंगे टूरिज़्म हमारे प्रदेश में जो है राम वन गमन पथ मार्ग डेवलप कर रही है गवर्नमेंट, टूरिस्ट सर्किट बना रही है, टूरिज़्म के लिए जो है ट्राइबल सर्किट बना रही है। टूरिज़्म के लिए हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो क्या क्या चीज़ें हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्या है और किस तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं, वो सब पे हम प्रकाश डालेंगे। साथ में हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में भी देखेंगे, कई सारी योजनाएं आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इन सब के बारे में हम एक ब्रीफ भी नहीं, थोड़ा डिटेल में ही करेंगे चीज़ें। एक क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या तथ्य हैं, क्या हम अपने तरफ से इनपुट दे सकते हैं। ऐसे के लिए जो एक रफ फ्रेमवर्क रहना चाहिए वो हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में मैं, जैसे मेरा एक्सपीरियंस जो रहा ऐसे में, मेरे पुराने मेंस में मेरे नंबर ऐसे के पेपर में ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे। मैंने थोड़ा काम किया था इस पर और लास्ट मेंस में मैंने लगभग 30 से 40 नंबर ज़्यादा लाए थे ऐसे के पेपर में। तो मैंने क्या चीज़ की थी ऐसे के पेपर में, क्योंकि स्कोरिंग है ऐसे का पेपर, और ऐसे के पेपर में अगर आप अच्छे मार्क्स अर्जित कर लेते हैं तो आप रेस में काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे के पेपर में मैं कोशिश करूंगा कि एक आध ऐसे जो मैंने तैयार किया था, मैंने किस तरीके से तैयार किया था वो भी यहाँ पर डिटेल में बता दूँ। तो जैसे मैं जब भी ऐसे का देखें 750 मार्क्स के 750 वर्ड्स के हमको 4 ऐसे लिखने रहते हैं। तो काफ़ी टू द पॉइंट लिखना रहेगा, इधर उधर घुमाकर बात नहीं करनी है। तो मैंने जो अपना एक फॉर्मेट तैयार किया था ऐसे का, मैं हर ऐसे में अप्रोच यही रखता था कि किस तरीके से मैं तैयार करूँगा। और लगभग मेजर जितने भी टॉपिक्स चल रहे थे उनका सबका मैंने एक एक पन्ने का एक फ्लो चार्ट जैसे बना लिया था। तो अगर देखें, मैं हमेशा कोट से शुरुआत करता था। लोगों को कोट याद नहीं रह पाते हैं, लेकिन कोट याद रखने का भी तरीका जो मैंने देखा था कि अगर हम देखें, कोई ना कोई व्यक्ति ने, सपोज महात्मा गांधी जी को ही ले लिया जाए, तो इन्होंने हर मुद्दे पर कुछ ना कुछ कहा है। तो अगर चाहे वो कृषि का हो, शिक्षा का हो, पर्यावरण का हो, महिला उत्थान का हो, हर क्षेत्र में बोला है। तो ऐसा हम देखेंगे तो हर कोई आपको क्षेत्र वाइज जो है कोई ना कोई कोट मिल जाएंगे। तो मैं कोट नोट करके रख लिया था 2-3 पन्नों में, और उनको 1-2 बार पढ़ लो तो वो याद रह जाते हैं। तो मैंने शुरुआत करता था कोट से। कोट के बाद वही कोट को मैं एक स्टोरी से भी करते हैं शुरुआत। मैं अगर कोट नहीं सूझ पाता था तो मैं स्टोरी से शुरुआत करता था। फिर उसी कोट को एक्सप्लेन करता था करंट सिचुएशन के साथ।
साथ में फिर मैं टॉपिक जो भी है, सपोज़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना थी, तो उसमें न्याय की परिभाषा क्या है न्याय, सोशल जस्टिस है ना, क्या होता है सोशल जस्टिस, उसके बारे में बताता था। उसके बाद मैं एक फ्लो बता देता था ब्रीफ में, एक पैराग्राफ में, कि किस तरीके से मैं आगे अपने ऐसे को लेकर जाऊंगा। फिर एक मैं पीछे के पन्ने में तोड़ लेता था कि आगे मेरे को अब क्या क्या चीज़ों को लिखना है, तो उसका एक फ्रेमवर्क बना लेता था, ब्रेक कर देता था टॉपिक को पूरा। और उसके बाद जो होता था, मैं शुरुआत करता था मुख्य विषय से। तो जैसे मैंने बात की राजीव गांधी किसान न्याय योजना की, तो मैं किसान न्याय योजना के बारे में उसके सारे प्रोविजंस, जो प्रावधान हैं, वो लिख लेता था यहाँ पर। उसके बाद जो है करंट डेटा जो भी है वो चीज़ को लिखता था, और फाइनली मेरा जो सजेशंस रहेंगे, मेरे तरफ से जो कुछ इनपुट रहेगा, उस पर मैं कुछ सुझाव दे देता था। और फाइनली मैं जो है निष्कर्ष देता था, कंक्लूजन। और इस कंक्लूजन में भी मैं कोई ना कोई कोट पॉजिटिव एंडिंग पर, अगर निगेटिव से शुरुआत कर रहे हैं तो पॉजिटिव एंडिंग पर मैं कोट दे देता था। पॉजिटिव एंडिंग भी, स्टार्ट और एंडिंग रहे कोट का तो भी अच्छा है। तो इस तरीके से मेरी पूरी एक अप्रोच रहती थी ऐसे राइटिंग की। और सबसे ज़्यादा फोकस जो रहता था, एक तो टॉपिक ब्रेक कर लिया आपने, तो फिर उसके बाद ये 3-4 चीज़ों को आप अगर अच्छे से कर ले रहे हैं, जिसमें आप सारे प्रोविजंस बता दे रहे हैं जो मुख्य टॉपिक है, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। तो मैंने यही अप्रोच अपनाई थी। इसके अलावा मैं अगर कुछ चीज़ों को डायग्राम के थ्रू भी बता सकता था तो मैं कोशिश करता था कि बता दूँ। तो इस तरीके से मेरी अप्रोच रही थी। और इसी पर अभी हम लोग एक टॉपिक भी देख लेते हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का मैंने जिस तरीके का फ्लो बनाया था। जैसे कि मैंने अपना जो टॉपिक प्रिपेयर किया था, उसका एक ब्रीफ में, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया था। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना मैंने प्रिपेयर की थी। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है, इसको मैंने चालू करने के पहले भूमिका बनाई थी कि क्यों ज़रूरी है, क्यों जो है एक्स्ट्रा इनपुट मनी का या धन का जो है ग्रास रूट लेवल पर आना क्यों ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने शुरुआत की थी, मुझे एक कोट मिल गया था कहीं पर, दे कल्टिवेट फूड फॉर अ कंट्री बट आयरनिकली डाई ड्यू टू लैक ऑफ इट। ये मतलब फार्मर्स के लिए था। और इसी को मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि भाई वास्तविकता क्या है, करंट सिचुएशन। जैसे सेंसस 2011 से हमको पता लग गया था कि लगभग 80% पॉपुलेशन जो है छत्तीसगढ़ की निर्भर है किस पर, एग्रीकल्चर पर है। उसमें भी हम अगर देखें कि 76% जो है आपका लघु तथा सीमांत कृषक है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। इसके अलावा सिंचाई प्रतिशत भी जो है काफ़ी कम है। तो ओवरऑल जो है इतने सारे, और प्लस मैंने यहाँ पर जीडीपी का भी डेटा डाल दिया था कि कितना प्रतिशत योगदान है और कितनी वृद्धि है जीडीपी के क्षेत्र में। तो ये सारी चीज़ें, कितना योगदान है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था जीडीपी के भी बारे में कि इसका कितना प्रतिशत योगदान है। और इसी के आधार पर मैंने बताया कि एक रिक्वायरमेंट है कि लोगों तक, आम जनता तक जो है एक्स्ट्रा मनी आना ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर में उतना रिटर्न नहीं है। ये चीज़ को मैंने बताया। और यहाँ पर मैंने न्याय को परिभाषित किया। न्याय को जैसे मैनिफेस्टो में बताया था लास्ट इलेक्शन वगैरह में गवर्नमेंट ने, कि न्याय क्या है, तो एक सोशल जस्टिस की बात की गई थी, सामाजिक न्याय की, कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसको यूबीआई बोलते हैं, रहनी चाहिए लोगों तक के, जिससे क्या हो कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों के पास पैसा रहेगा। तो इस चीज़ के बारे में मैंने थोड़ा बताया। फिर मेरा फ्लो कैसा रहेगा वो मैंने एक पैराग्राफ में बता दिया कि जैसे मैं योजना के बारे में कुछ बताऊंगा। उसके बाद टॉपिक में पूछा था कि नेचर एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नेचर और ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसका। और उसके बाद जो है मैंने ये बताया कि नेचर और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ होती है। तो नेचर और ऑब्जेक्टिव में एक तो बताया कि इससे एक तो यूबीआई आएगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, माइग्रेशन कंट्रोल होगा। कुछ उदाहरण है जो इस तरीके की चीज़ों पर मैंने फोकस किया इसके नेचर और ऑब्जेक्टिव में। और जो प्रावधान, जो प्रोविजंस योजना में लिखे थे उनके बारे में भी लिखा, और कुछ मैंने अपने तरफ से भी लिखा। करंट डेटा जो उस समय जो स्थिति थी गवर्नमेंट ने किया था, उसके बारे में कितना धान खरीदा, कितना एक्स्ट्रा पैसा लोगों तक बांटा, वो सब चीज़ें लिखी। और इसके बाद मैंने जो है कुछ यहाँ पे करंट डेटा में एक और चीज़ मैंने लिखी थी कि कहीं का कोई सर्वे आया था, अभी मुझे क्लिक नहीं हो रहा। वो सर्वे के अनुसार था कि अगर लोगों के पास जो है पैसा आएगा, स्पेशली फार्मर्स के पास, तो वो जो है दूसरे क्षेत्र में इन्वेस्ट करते हैं, खर्चा करते हैं। तो
तो ये और चीज़ के बारे में मैंने बताया था। फिर सजेशंस मैंने अपने तरफ से काफ़ी सारे सजेशंस लिखे। सजेशन में एक जो मुझे उस समय ध्यान था, मैंने पढ़ा था स्वामीनाथन कमेटी। हम जान रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं स्वामीनाथन कमीशन की तरफ से। तो इसमें हम देखेंगे तो स्वामीनाथन जी ने एक चीज़ कही थी कि एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा तंत्र बनना चाहिए जिसमें जो है कि किसान का जितना भी इनपुट कॉस्ट हो रहा है उसका 1.5 गुना उसको रिटर्न आना चाहिए। तो वो चीज़ को मैंने यहाँ पर कोट किया था और फाइनली एक कंक्लूजन लिखा था। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक मेरा फ्रेमवर्क बन गया था और मेरा ऐसे डिफाइन हो गया था। हालांकि जिस साल मैंने दिया था उस साल ये ऐसे नहीं था, ऐसे पूछा गया था गोधन न्याय योजना के ऊपर। तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ थी, मुझे बस योजनाओं में और उसके उद्देश्यों में बदलाव करना पड़ा, बाकी सारी चीज़ें जो है सेम चली थी। तो इस तरीके से ही जो है मैंने किया, हो सकता है ये आपको भी फ़ायदा करे। और इसी के हिसाब से मैं आगे के कुछ टॉपिक जो है जैसे कि रूरल डेवलपमेंट का है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको भी आगे हम लोग तोड़ करके पढ़ेंगे और कुछ इनपुट मैं इसमें दूंगा। तो योजनाएं क्या क्या हैं अलग अलग क्षेत्र में, और उसको हम आगे डील करेंगे। तो आगे अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट, जो टॉपिक्स मैंने लिखाया था एक एक करके हम डील करते जाएंगे। जैसे कि हम टॉपिक देख रहे थे रूरल डेवलपमेंट के बारे में या ग्रामीण विकास के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ग्रामीण विकास के में हम देखेंगे तो इस टॉपिक को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, और भी भागों में विभाजित हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी अगर देखें तो कृषि के क्षेत्र में विकास की बात हो सकती है, जनजातीय क्षेत्र में विकास के बारे में बात हो सकती है, आपका सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास की बात हो सकती है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना के बारे में हो सकती है, और साथ में पशुपालन, ग्रामोद्योग तथा आपका वानिकी के क्षेत्र में विकास की बात की जा सकती है। तो इन सब के लिए अगर हम देखें तो रूरल डेवलपमेंट अगर टॉपिक देखा जाए तो इसकी ज़रूरत क्यों है, तो हमको जानना ज़रूरी है। तो ज़रूरत इसलिए है कि रूरल डेवलपमेंट अगर होगा तभी जो है एक हमारी जो है एक सेल्फ रिलायंट या फिर आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था तैयार की जा सकती है। और जैसे कि ये ब्रिटिश काल के पूर्व से ही हमारा भारत जो है ग्रामों का देश माना जाता है और रूरल अर्थव्यवस्था मानी जाती है, और यहाँ पर हमारे जो ग्राम है पहले से ही सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर रहे हैं। और इस कारण जो है और मुख्यतः बहुत सारी पॉपुलेशन भी जो है कृषि पर निर्भर है। तो इस कारण से जो है एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जो है पॉपुलेशन या जनसंख्या का मेजर तबका जो है विकास प्राप्त कर सके। तो इसी में अगर हम देखें तो सेम वही बात है कि आधार क्या है, आत्मनिर्भर या फिर आपकी सेल्फ रिलायंट ग्रामीण अर्थव्यवस्था रहेगी, रूरल अर्थव्यवस्था रहेगी। तो यही आधार है हमारे क्या रूरल डेवलपमेंट का। तो अब रूरल डेवलपमेंट का अगर हम लोग देखें, गवर्नमेंट का जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है ये हम सबको ही जान रहे हैं क्या है, सुराजी ग्राम योजना है। इसमें नरवा, गरुआ, घुरुआ और बाड़ी पर बात की गई है कि इन सेक्टर्स पे जो है मेजर फोकस होगा। तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो अब ये प्रोग्राम या योजनाओं को जानने के पहले हमें जानना ज़रूरी है कि रूरल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है, रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या क्या चैलेंजेस थे जिस कारण से जो है रूरल डेवलपमेंट पर फोकस लाना पड़ा। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में देखें, है ना, तो कृषि में ही अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ आज की डेट में कृषक परिवार अगर देखें तो लगभग 40.10 लाख कृषक परिवार हैं, और इसमें से लगभग 82% 82% जो है आपके लघु तथा सीमांत हैं या फिर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। और इसमें हम जानते हैं कि सिंचाई प्रतिशत अगर देखें पूरे प्रदेश में जो है मात्र 38.45% है। बाकी क्षेत्र जो है ये अभी भी जो है हमारा वर्षा पर डिपेंड करता है, रेंज पर डिपेंड करता है। ग्रामीण पॉपुलेशन हम जानते हैं कि हमारे 2011 के सेंसस के अनुसार जो है ग्रामीण पॉपुलेशन हमारे यहाँ लगभग 76.76% थी। और वहीं पर अगर देखें जीडीपी का, ये 2021-22 का डेटा है, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जीडीपी का योगदान जो है पूरे जीडीपी में अगर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है तो मात्र 10.09% है, और वृद्धि कितनी हुई है तो 3.95% हुई है। ये सारा डेटा स्थिर मूल्य पर है।
तो इस तरीके से अगर देखें तो कृषि में इतनी सारी पॉपुलेशन निर्भर होने के बावजूद भी जो है इसमें विकास के बहुत सारे पोटेंशियल है, डेवलपमेंट का पोटेंशियल है। ट्राइबल पॉपुलेशन जो कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनका पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, 30.62% है। ये भी 2011 के सेंसस या जनगणना के अनुसार है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है जियोग्राफिकल इम्बैलेंस था। मध्य छत्तीसगढ़ जो है या फिर मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर विकास ज़्यादा हुआ है अपेक्षा की नॉर्थ और दक्षिण में, तो ये भी एक टॉपिक हो सकता है। इसके अलावा हम लोग अगर आर्थिक तौर पर अगर देखें तो इसमें भी क्यों ज़रूरत थी, तो हमारे यहाँ ये इस वर्ष का डेटा है जो पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है 1,18,401 है प्रचलित मूल्य पे, जो कि भारत का जो एक एवरेज है उससे काफ़ी कम है। और साथ में आरबीआई की कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, नीति आयोग ने भी अभी रिसेंट में प्रस्तुत किया है, तो इसमें जो है हमारा गरीबी प्रतिशत सर्वाधिक है जो कि ये 39.93%। तो इस कारण से जो है हमें योजनाओं की या एक रूरल डेवलपमेंट की अति आवश्यकता थी और गवर्नमेंट ने इन्हीं सब क्षेत्रों में जो है योजनाएं लाई हैं। तो इन सब के लिए डेवलपमेंट या योजनाएं ज़रूरी हैं। तो आगे अभी हम देखते हैं योजनाओं के बारे में। तो जैसे कि डेवलपमेंट के लिए हम देख रहे थे गवर्नमेंट योजनाएं ला रही हैं और क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में अगर हम देखें तो सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम लाए हैं। ये पहले से काफ़ी पढ़ते आ रहे हैं, आप अपना जब भी छत्तीसगढ़ का जीएस पढ़ रहे होंगे इन योजनाओं के बारे में सुना होगा। सूक्ष्म सिंचाई योजना जो कि आपका ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम से संबंधित है, किसान समृद्धि योजना, शाकंभरी योजना, ये नलकूपों के द्वारा जो है सिंचाई सुविधा बढ़ाने की बात करती है। और कई वृहद परियोजना, बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बना रही है जिससे कि जो है आपका इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ सके। इसके अलावा आय बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी योजनाएं लाई हैं, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि जो है 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देती है केंद्र सरकार। इसके अलावा जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इस पर जो है 2500 रुपये के हिसाब से जो है गवर्नमेंट धान खरीदी करती है। साथ में हम देखेंगे राजीव गांधी भूमिहीन किसान मजदूर योजना, इस बजट में जो है प्रावधान किया गया है कि 7,000 रुपये इन्हें प्रदान किए जाएंगे। और साथ में गोधन न्याय योजना हम जान रहे हैं, 2 रुपये किलो के हिसाब से जो है गोबर खरीदी जाती है। साथ में है लघु वनोपज संग्रहण, तो इसमें भी हम देखेंगे 65 तरीके के जो हमारे लघु वनोपज हैं उनको खरीदा जाता है समर्थन मूल्य में। और पिछले साल जो है लगभग 153 करोड़ रुपए की जो है खरीदी हुई थी। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी हम देखें तो कुछ योजनाएं जो लाई गई सरकार के, तो जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है, सौर सुजाला योजना है, या फिर हमारी जो सूरज धारा योजना है जिससे उन्नत किस्म के बीज मिलेंगे। तो इस तरीके से आप जो है योजनाओं को डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, अपने पास एक संकलन कर सकते हैं और जैसे इस्तेमाल जब करना हो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। कुछ सजेशंस जो मुझे लगे एग्रीकल्चर या प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। एक तो जो है कृषि क्षेत्र का थोड़ा बहुत वाणिज्यीकरण होना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा पैसा आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके अलावा जो है हमारा जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अभी मेजर किस्म की जो हमारी फसलें हैं उन पर ही जो है ज़्यादा केंद्रित रहती है कृषि, तो उसको जो है हमें दूसरे क्षेत्र में भी जो है जाना चाहिए, जैसे कि बागवानी की फसलें हों या फ्रूट्स की हों। अलग अलग जगह पर जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या फिर फसलों का डाइवर्सिफिकेशन होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो रीजनल बैलेंस की बात की गई कि रीजनल बैलेंस नहीं है हमारे यहाँ, तो रीजनल बैलेंस जो है स्थापित करना चाहिए, इस्टेब्लिश करना चाहिए। प्रोसेसिंग यूनिट्स और स्टोरेज, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। जैसे कि केंद्र सरकार की एक योजना भी थी मेगा फूड पार्क करके, तो इसमें जो है सारी यूनिट्स जो है आसपास रहेंगी, चाहे वो कृषि का कोई केंद्र हो, उसके बाद उसको कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज का होना अति आवश्यक है। इसके अलावा जो है सिंचाई सुविधा सिर्फ वर्षा पर निर्भर रहकर नहीं रहा जा सकता, आपको जो है सिंचाई सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी। और जो है लाइवलीहुड, जैसे कि हम जानते हैं कि एक प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो दूसरा भी लाइवलीहुड का सोर्स जैसे दिलाना चाहिए। जैसे हमने देखा था गोधन न्याय योजना,
इससे कहीं ना कहीं और एक एक्स्ट्रा इनकम का भी जो है तरीका एक कृषक के पास आ गया था। तो इस तरीके से और आजीविका के अन्य साधन भी मिलना चाहिए, जिस कारण जो ज़्यादा निर्भरता है कृषि के क्षेत्र में वो अब दूसरे क्षेत्र में भी जो डिवाइड हो। तो इस तरीके से कुछ सजेशंस हैं। तो इस तरीके से जो है ये रूरल डेवलपमेंट का या ग्रामीण डेवलपमेंट का, एग्रीकल्चर विकास का जो है हमने टॉपिक डील किया है। कल कोशिश करेंगे कि या आने वाली क्लास में कोशिश करेंगे कि और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं अन्य टॉपिक में, और बाकी के जो हमारे टॉपिक हैं, गवर्नमेंट की क्या योजनाएं हैं, क्या हैं, और इसका एक खाका हम तैयार करके रख लेंगे जो कि आपको ऐसे में बहुत काम आएगा, और उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और साथ ही एक और अनाउंसमेंट है कि आने वाले समय में जैसे एसआई का घोषणा हो गया है, एसआई की एग्ज़ाम का घोषणा नहीं हुआ है, पर एडमिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह आ गई हैं। तो अब समय समय पर एसआई संबंधित भी कुछ ना कुछ मटेरियल अपलोड होता रहेगा। तो आप चैनल में कनेक्ट रहिए, और अन्य टॉपिक अगर आपको लगता है कि जिस पर डिस्कशन होना चाहिए तो कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।